हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को कंप्लीट पढ़ लिया था। हम डिस्प्लेसमेंट मेथड और फोर्स मेथड दोनों पढ़ रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का पहला मेथड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा, दूसरा मेथड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे। एंड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का दूसरा नाम है हार्डी-क्रॉस मेथड। ठीक है, ये स्टैटिकली एनालिसिस मेथड है जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम और फ्रेम के लिए काम में लिया जाता है। डेवलप्ड बाय हार्डी-क्रॉस। हार्डी-क्रॉस ने इसे डेवलप किया था, जनरेट किया था। हार्डी-क्रॉस ने इसे डेवलप किया था। हार्डी-क्रॉस एक आदमी का नाम है। इट वाज पब्लिश इन 1913 आस्की जर्नल। ठीक है, 1930 में से पब्लिश किया गया था। द मेथड ओनली अकाउंट्स फॉर फ्लेक्सुरल इफेक्ट एंड इग्नोर एक्सियल एंड शियर इफेक्ट। ठीक है, ये मेथड आपका ओनली अकाउंट मतलब कंसिडर किया जाता है फॉर फ्लेक्सुरल इफेक्ट के लिए एंड इग्नोर एक्सियल एंड शियर इफेक्ट। ओके, इस मेथड के अंदर आपको फ्लेक्सुरल इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है और इग्नोर किया जाता है एक्सियल एंड शियर इफेक्ट को। ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हम फिक्स एंड मूवमेंट, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर फिक्स एंड मूवमेंट अपन निकालते थे, उसी हिसाब से मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में भी आपको फिक्स एंड मूवमेंट निकालने होते हैं कोई भी बीम या फ्रेम के। तो मूवमेंट प्रोड्यूस एट मेंबर एंड्स बाय एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं मेंबर के एंड्स पे, वो आपके फिक्स एंड मूवमेंट होते हैं। फिक्स एंड मूवमेंट वो होते हैं जो जिस किसी बीम या फ्रेम के अंदर एंड में जो मूवमेंट जनरेट होता है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, वो आपके फिक्स एंड मूवमेंट होते हैं। जैसे कि पॉइंट लोड की वजह से PL/8 होता है और UDL की वजह से WL/12 होता है। ठीक है, या फिर इसेंट्रिक मतलब सेंटर पे लोडिंग नहीं होती तो WAB² या फिर WBA²/L², ये आपके फिक्स एंड मूवमेंट है। सेकंड आपका बेंडिंग स्टिफनेस। बेंडिंग स्टिफनेस EI/L। इट इज EI/L ऑफ ए मेंबर रिप्रेजेंट एज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ मेंबर होता है। ठीक है, बेंडिंग स्टिफनेस हो गया आपके। एक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को DF भी लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी बीम या फ्रेम का? तो रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर, किसी मेंबर की रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी जिस मेंबर का आपको निकालना है उसकी रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल स्ट्रक्चर की कितनी रिलेटिव स्टिफनेस है उसका डिवाइड करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ से मिल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को सब पॉइंटों को जोड़ने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। अगला है कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कैरी ओवर मूवमेंट अपॉन में अप्लाइड मूवमेंट होता है। कैरी ओवर मूवमेंट अपॉन में अप्लाइड मूवमेंट होता है। कैरी ओवर फैक्टर COF लिखते हैं इसे। इट में भी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और बराबर 1। ये ध्यान रखना है, कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बराबर 1 और लेस देन 1 हो सकती है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी मेंबर का निकालते हैं तो उस मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस स्ट्रक्चर की कितनी है उतनी लिखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक नोट लिखा है। नोट में लिखा है द समीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ए जॉइंट। एक जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, द समीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ए जॉइंट वेयर डिफरेंट मेंबर आर मीटिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये 1 होता है। द समीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये आपका 1 लिखा हुआ है, 1। ठीक है, कितना होगा? 1। ओके, द समीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ए जॉइंट वेयर डिफरेंट इक्वेशन आर मीटिंग इज इक्वल टू, डिफरेंट मेंबर्स आर मीटिंग इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर। एब्सोल्यूट स्टिफनेस ऑफ मेंबर ऐसे बताते हैं कि जैसे कोई भी पॉइंट से कोई फर्दर एंड फिक्स है, फर्दर एंड हिंज है, या फर्दर एंड फ्री है, फिर या गाइडेड रोलर है, तो तब आपकी स्टिफनेस कितनी होगी उस मेंबर की? तो एब्सोल्यूट स्टिफनेस ऑफ मेंबर ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये आपको याद भी रखना है। कभी कभी इससे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं या फिर डायरेक्टली मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है ये। तो स्टिफनेस फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द मूवमेंट और फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट दैट जॉइंट। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द मूवमेंट। स्टिफनेस किसी मेंबर की किसी जॉइंट पे मूवमेंट है, मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। समझ आ रहे हो? मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन, कितना मूवमेंट मतलब कि कितना फोर्स चाहिए एक यूनिट रोटेशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किसी जॉइंट पे प्रोड्यूस करने के लिए, वो स्टिफनेस होती है उस मेंबर की। सही है, स्टिफनेस फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द मूवमेंट या फिर फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एट दैट जॉइंट। जैसे कि ये कोई आपका फिगर दिया है, ये आपका पॉइंट ओ है जहाँ जॉइंट है इस पूरे बीम स्ट्रक्चर का। ये आपकी पॉइंट या ए पॉइंट जो फिक्स है, ये आपका हिंज है, ये आपका गाइडेड रोलर है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका फ्री पॉइंट है। ठीक है, तो ए लिखा है मैंने पॉइंट स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर इफ फर्दर एंड इज फिक्स। फर्दर एंड मतलब ओ पॉइंट से फर्दर एंड क्या है? फिक्स है। तो आपकी स्टिफनेस कितनी होगी? 4EI/L। ई तो आप जानते हो, आई आप जानते हो, एल आप जानते हो, लेंथ आपको गिवन है। सेकंड यदि L2 2L लिख देंगे बाद में तो फॉर्मूला वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या आया है। पर लेकिन होता ऐसे है, स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर इफ फर्दर एंड इज हिंज, फर्दर एंड ओ से बी के लिए OB मतलब फर्दर एंड हिंज है तो आपकी कितनी होगी स्टिफनेस? 3I/L। स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर इफ फर्दर एंड इज फ्री OD
मतलब फर्दर एंड इज फ्री, तो क्या हो गया आपकी स्टीफनेस 0 हो जाएगी। स्टीफनेस फैक्टर वेयर द एंड इज एंड फारदर एंड या फार एंड इज गाइडेड रोलर, यदि गाइडेड रोलर है ओसी तो आपका कितना होगा EI/L। तो ये सारे चारों जो आपको दिए हैं 4EI/L, 3EI/L, 0 और EI/L, ये आपको याद रखना है। फर्दर एंड इज फिक्स तो 4EI/L, फर्दर एंड इज हिंज तो 3EI/L, फर्दर एंड इज फ्री तो 0 और फर्दर एंड इज गाइडेड रोलर देन EI/L। और स्टीफनेस कुछ भी मेंबर के लिए स्टीफनेस वो होती है कि उसको कितना फोर्स चाहिए एक यूनिट रोटेशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट उस जॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो वो आपकी स्टीफनेस होती है। ये आपको याद रखना है। स्टीफनेस फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द मोमेंट या फिर फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एट दैट जॉइंट, दैट इज नाउन एज स्टीफनेस होती है। और फर्दर एंड फिक्स के लिए, फ्री के लिए और हिंज के लिए और गाइडेड रोलर के लिए स्टीफनेस की वैल्यू अलग अलग होती है, जो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये आपको याद रखनी है। ओके, ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में इतना था, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे इसमें से अलावा और क्वेश्चन कोई बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कानीज मेथड। तीसरा जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तीसरा नंबर का, वो आपका कानीज मेथड है। ये इंट्रोड्यूस किया था बाय गैस्पर कानीज ने इन 1940। 1940 में गैस्पर कानीज ने कानीज मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ये जो कानीज मेथड है वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एक एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है, कि इसको बढ़ा के जो प्रोड्यूस किया गया था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कुछ चेंजेस करने के बाद जो किया गया था वो जब कानीज मेथड डेवलप किया गया था। तो दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल कंट्रीब्यूशन मेथड। ये पूछा जाता है कि कानीज मेथड का दूसरा नाम क्या है, ये एक्सटेंशन है तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का, एक इसका दूसरा नाम इट इज आल्सो नोन एज रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड का नाम कानीज मेथड है, मतलब कानीज मेथड को हम रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड होता है और दिस मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय गैस्पर कानीज इन 1940। 1940 में गैस्पर कानीज ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, मतलब डेवलप किया था। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट में से ऑब्जेक्टिव में से आपसे पूछ सकता है। तो सम ऑफ रोटेशन फैक्टर एट ए जॉइंट इज, सम ऑफ रोटेशन फैक्टर कानीज मेथड के अंदर जो सम ऑफ रोटेशन फैक्टर कोई भी जॉइंट के अंदर होगा इज -1/2 होगा, ठीक है। सम ऑफ रोटेशन फैक्टर एट ए जॉइंट इज -1/2। इफ एन एंड ऑफ मेंबर इज फिक्स्ड, मतलब एंड ऑफ मेंबर आपका फिक्स है, देन रोटेशन ऑफ द दैट एंड इज 0। यदि किसी एंड ऑफ द मेंबर आपका फिक्स है किसी बीम या फ्रेम के अंदर, तो रोटेशन ऑफ द एंड क्या होगा 0, देन रोटेशन मूवमेंट आल्सो 0। ये आपको याद रखना है। यदि किसी बीम या फ्रेम का एंड क्या आपका फिक्स है तो उसका रोटेशन क्या होगा, आपका रोटेशन ऑफ दैट एंड क्या होगा, उस एंड पे रोटेशन आपका 0 होगा और आपके रोटेशन मूवमेंट भी वहाँ 0 होंगे, रोटेशन मूवमेंट आल्सो 0। नेक्स्ट सी पॉइंट है इसके अंदर, इफ एंड ऑफ मेंबर इज हिंज, मतलब फर्दर एंड, मतलब फर्दर एंड हिंज होगा, इट इज कन्वीनियंट इज कंसिडर इट एज फिक्स्ड। इफ फर्दर इफ एंड ऑफ मेंबर इज हिंड इट इज कन्वीनियंट इज कंसिडर इट एज फिक्स, इसको कंसिडर किया जाता है इट एज फिक्स एंड टेक रिलेटिव स्टीफनेस एज 3/4 I/L। यदि कोई मेंबर यदि कानीज मेथड के अंदर कोई मेंबर फर्दर एंड हिंज है तो उसे हम एज ए फिक्स कंसिडर करके उसकी रिलेटिव स्टीफनेस 3/4 I/L लेके चलते हैं। तो कानीज मेथड के अंदर ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो स्टीफनेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टीफनेस मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको याद रखना है कि स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, दैट मस्ट बी सॉल्व्ड इन ऑर्डर टू असर्टेन एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड रिप्रेजेंट the system of linear equation that must be solved in order to ascertain an approximate solution to the differential equation। इसके अंदर मैंने एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ये जो स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड के अंदर बेसिक अननोन को कैसे ट्रीट करते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इन स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड नोडल डिस्प्लेसमेंट आर ट्रीटेड एज बेसिक अननोन। जो नोडल डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो बेसिक अननोन की तरह ट्रीट किए जाते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये पूछा जाता है स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड के अंदर। इन स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड नोडल डिस्प्लेसमेंट आर ट्रीटेड एज बेसिक अननोन, ठीक है। नोडल डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो एज ए बेसिक अननोन ट्रीट किए जाते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड के अंदर जो नोडल डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एज ए बेसिक अननोन और वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्यूशन के लिए काम में लिए जाते हैं, ये कहना चाहता है। तो इस नोट को आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड के अंदर।
ओके फ्रेंड्स, लेक्चर 4 में आपका इतना ही पढ़ाएंगे हम। आगे के लेक्चर में हम आगे के जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।